नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के खुसूसी प्रोग्राम खबर ख्याल में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम वजाहत। अदावर्स बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आपको बता दूं कि इस मरतबा आपने देखा कि किस तरह बल्दी इंतखाबात की धूम मची हुई है और कल बल्दी इंतखाबात के लिए रायदही होने वाली है। ख़ास तौर पर 116 बल्दियात और 7 कारपोरेशन के इंतखाबात हो रहे हैं और आपने देखा कि किस तरह ऐलान किया गया कि 7 बजे सुबह से लेकर 5 बजे शाम तक रायदही होगी। और इस मामले में कहा जा रहा है कि फिलवक्त कांग्रेस और BRS के दरमियान ज़बरदस्त टकराव है और BJP भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार भी मैदान में हैं और उम्मीद लिए हैं कि वो भी कामयाबी हासिल करेंगे। लेकिन जहाँ तक आपको बता दूं कि बल्दी इंतखाबात का सवाल है, जो डरा वो मरा जो कहा जाता है ना, उसी तरह आपको बता दूं कि एक BJP के उम्मीदवार ने एक ऐसे वक्त जबकि कल रायदही होने वाली है, आज अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया खुदकुशी करते हुए। तो बहरहाल नारायणपेट ज़िले में ये वाक़या पेश आया और कहा जाता है कि मक्थल बल्दिया के वार्ड नंबर 6 के BJP उम्मीदवार महादेव ने खुदकुशी कर ली है। अब उनके घर में गम का मातम छाया हुआ है और दूसरी तरफ BJP ने कहा है कि इस वाक़े की तहक़ीक़ात की जानी चाहिए, क्योंकि रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान श्री हरी और उनके जो लोग हैं वो ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि वो BJP उम्मीदवार को बहिरासां परेशान कर रहे थे और नतीजे में वो डिप्रेशन का शिकार हो गया और फिर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया है। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूँ कि जहाँ तक करीमनगर का सवाल है या निज़ामाबाद का सवाल है, ऐसा लगता है कि वहाँ पर फ़िरका परस्ती अपने उरूज पर पहुँच चुकी है। इश्तियाल-ए-अंगेज़ बयानात का सिलसिला जारी है। इलेक्शन कमीशन मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए है, अंधा बहरा और मैं समझता हूँ कि गूंगा हो गया है और ऐसे इश्तियाल-ए-अंगेज़ बयानात वहाँ से जारी किए जा रहे हैं, तकारीर किए जा रहे हैं और आप देखेंगे बयानात जारी किए जा रहे हैं जिससे पोलराइजेशन ऑफ वोटर्स का होना यकीनी दिखाई देता है। तो बहरहाल करीमनगर की भी हम बात करेंगे और निज़ामाबाद की भी बात करेंगे और दूसरे बल्दियात की भी बात करेंगे। लेकिन एक बात ज़रूर है कि BJP किसी ना किसी तरह मजहब का नाम लेकर फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान करते हुए अपना उल्लू सीधा करने की कोशिश करती है। लेकिन फ़िरका परस्त उल्लुओं को ये पता नहीं है कि तेलंगाना की आवाम इनकलाबी नज़रियात रखती है, इनकलाबी फ़िक्र रखती है और फ़िरका परस्तों को उसने हमेशा रद्द कर दिया है। ताहम पार्लिमानी इंतखाबात में आपने देखा कि किस तरह BJP के 8 उम्मीदवार कामयाब हुए और एक उम्मीदवार से BJP के जो MLA थे 1 से अब 8 हो गए हैं, यानी 8 अरकान असम्बली है, 8 अरकान पार्लियामेंट है। तो फ़िरका परस्ती उरूज पर पहुंच रही है, ऐसा लगता है रियासत तेलंगाना में। तो बहरहाल हम चलते हैं नईम वजाहत की तरफ। तो पहले तो बात करेंगे खुदकुशी की और दूसरी अहम बात होगी करीमनगर और निज़ामाबाद की। मक्तल म्यूनसिपलिटी का। जी हाँ, बिल्कुल वार्ड नंबर 6। देखिए, इलेक्शन कमीशन की जानिब से उस वार्ड के इलेक्शन को मनसूख कर दिया गया है फिलहाल, क्योंकि एक उम्मीदवार, एक कौमी जमात के उम्मीदवार की खुदकशी की वजह से इसको ये इंतखाब को मुलतवी कर दिया गया है। कल जब रायदही होंगी तो ये एक हल्के के लिए, एक वार्ड के लिए नहीं होंगी। अब हमने देखा है कि BJP इसको सियासी इशू बना रही है, क्योंकि कल इलेक्शन है, सियासी फ़ायदा उठाना है। BJP की जानिब से आज DGP के ऑफिस पे धरना भी दिया गया। जी। और मरकज़ी वज़ीर G किशन रेड्डी की जानिब से लोकसभा में भी इसको इशू बनाया गया और साथ ही BJP के रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण ने राज्यसभा में इस मसले को उठाया और हुकूमत से मुतालबा किया कि इसकी तहक़ीक़ात कराई जानी चाहिए। इस तरह की उन्होंने हमें जो उम्मीदवार खुदकशी कर चुका है उस पर तशवीश का इज़हार है, उसके अरकान ख़ानदान से हमदर्दी भी है। लेकिन एक वार्ड के मेंबर की खुदकशी करने पर जिस तरह से BJP की जानिब से पार्लियामेंट और राज्यसभा में इशू उठाया गया है, इसी तरह के अगर इशू BJP तेलंगाना के मसाइल या मरकज़ से जो फंड्स आना है उसके ऊपर उठाती, हैदराबाद के मेट्रो ट्रेन के ऊपर उठाती या फिर दूसरे और जैसा मूसा नदी प्रोजेक्ट के ऊपर उठाती तो बेहतर होता था। लेकिन हमने देखा कि BJP ने इस तरह कभी तेलंगाना के मफादात के बारे में बात नहीं की है। सिर्फ़ और सिर्फ कल रायदही है, इलेक्शन में फ़ायदा उठाने के लिए मसले को उठाया है। लेकिन हम फिर ये कहते हैं कि हमें मुतासरा ख़ानदान से पूरी हमदर्दी है, उस ख़ानदान से इंसाफ होना चाहिए और जो तहक़ीक़ात हो सकती है तहक़ीक़ात कराना चाहिए और जो ज़िम्मेदार है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होनी चाहिए।
वैसे भी आप देखेंगे कि जहाँ तक तहकीकात का सवाल है, आप देखिए राज्यसभा में ये मसला उठाया जा रहा है, लोकसभा में ये मसला उठाया जा रहा है, और नईम आज़ाद ने बिल्कुल वजह कहा है, बिल्कुल सही कहा है कि तेलंगाना के मफादात की जब बात आती है तो ये लीडर कहाँ जाते हैं कि बंडी संजय कहाँ जाते हैं, किशन रेड्डी और दीगर 6 अरकान पार्लियामेंट कहाँ जाते हैं, ये सोचने वाली की बात है। और अहम बात यह है कि अगर मूसा नदी प्रोजेक्ट के लिए मरकजी हुकूमत फंड जारी नहीं करती तो क्या बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट और बीजेपी के 2 मरकजी वज़रा है तेलंगाना से, उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो नुमाइंदगी करें? डर खौफ किस बात का है? देखिए, मेट्रो लाइन की बात देख लीजिए आप। जी हाँ, सबसे पहले मैं समझता हूँ दिल्ली के बाद हैदराबाद मेट्रो लाइन पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थी। जी हाँ, लेकिन आज मरकजी हुकूमत की, जब से बीजेपी की हुकूमत है, ये इतना नज़रअंदाज किया जा रहा है जिसकी वजह से आज 9वें मुकाम पे पहुंच गई है। जी हाँ, अफसोस की बात है। अब सेकंड पोजीशन, जी हाँ, सेकंड पोजीशन से 9वें मुकाम पे पहुंच गई जी, है। जी। वही आंध्र प्रदेश की बैसाखी पर मरकजी हुकूमत टिकी हुई है। आंध्र प्रदेश के 2 शहरों को मेट्रो रेल की मंजूरी दी गई है, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन पहले से जो मेट्रो रेल हैदराबाद में है, इसकी तोसी के मामले को टाल मटोल की पॉलिसी इख्तियार की जा रही है, फंड मंजूर नहीं किए जा रहे हैं, डीपीआर को मंजूरी नहीं दी जा रही है। अगर इस तरह से सौंतला सलूक किया जाता रहा तो क्या तेलंगाना के अवाम को सोचना नहीं चाहिए कि बीजेपी को वोट देना या नहीं देना? अगर मैं समझता हूँ कि जिस तरह आपने लोकसभा के इंतखाबात में, असम्बली के इंतखाबात में बीजेपी के 8 अरकान को कामयाब बनाया है, अगर ये अरकान तेलंगाना के मुफादात, हैदराबाद की तरक्की और अवामी मसाइल को पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उठाने में नाकाम होते हैं, तो क्या इन्हें एक मरतबा बल्दी इंतखाबात में झटका नहीं देना चाहिए? अवाम को इस पर संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है। और देखिए ये नहीं सोचना हिंदू मुस्लिम इंडिया पाकिस्तान ये क्या है। आपने कहा कि जैसा कि निज़ामाबाद के रुकने पार्लियामेंट है वो ये बात कर रहे हैं, करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट है वो ये बात कर रहे हैं, तो क्या इनके पास कोई तरक्याती एजेंडा नहीं है? देखिए, मुझे पहले निज़ामाबाद की पर बात। जी हाँ, निज़ामाबाद की सूरत हाल ये है कि गुज़िश्ता 2 मरतबा से वहाँ पर मजलिस की तायीद से बीआरएस ने अपना मेयर मुंतखब किया था। जी जी। हालांकि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई थी। निज़ामाबाद कॉरपोरेशन में 60 डिवीज़न है। जो पार्टी 31 डिवीज़न पे कामयाबी हासिल करेगी वो मैजिक फिगर को हासिल करेगी। लेकिन हमने देखा कि वहाँ गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी सबसे बड़ी जमात बन के आई थी, जिसके 16 अरकान पार्लियामेंट, 16 डिवीज़न के वार्ड में काउंसलर जीते थे। दूसरे नंबर पर मजलिस थी, जिसके 16 कारपोरेटर जीते थे। तीसरे नंबर पर 9 या 10 पे शायद आपकी बीआरएस जीती थी। लेकिन मजलिस और बीआरएस मिलके मेयर की नशिस्त हासिल कर ली और मजलिस ने डिप्टी मेयर पर इत्तेफाक किया। अब जो सूरत हाल है, अब भी यही लग रहा है कि वहाँ पर मौलक बोलेंगे, मौलक कॉरपोरेशन वजूद में आएगी। जिस तरह से वहाँ पर किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी, किसी को अक्सरियत नहीं मिलेगी। मैजिक फिगर जो 31 है, किसी भी पार्टी को नहीं मिलेगा। बताया ये जा रहा है कि इस मरतबा कांग्रेस, जो गुज़िश्ता इंतखाबात में सिर्फ 2 डिवीज़न तक महदूद थी, इस मरतबा 15 से 20 डिवीज़न तक कामयाबी हासिल कर सकती है। ये क़यासारियाँ की जा रही हैं। रही बात बीजेपी की, तो ये बताया जा रहा है कि बीजेपी भी तकरीबन ये हिंसा 15 या 20 के जो हिंसा है वहाँ तक आ सकती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जब गुज़िश्ता इंतखाबात में 16 डिवीज़न पर कामयाबी हासिल की थी, कहा यह जा रहा है कि एक ज़्यादा या एक कम हो सकता है, लेकिन उसको भी कामयाबी मिल सकती है। उतने ही नतीजों पर उन्हें कामयाबी हासिल। नहीं, मुझे साहब ये बताइए कि करीमनगर का क्या हाल है? देखिए, अब आप बताएंगे कि अब हालात कैसे होंगे। जी जी। अगर बीआरएस के बारे में बताया जा रहा है कि वो सिंगल डिजिट तक महरूम होंगे। जी जी। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीआरएस और मजलिस ने मिलकर मेयर बनाया था। इस मरतबा ऐसा लगता है शायद कांग्रेस और एमआईएम मिलकर मेयर बनाएगी। जी जी। रही बात आपकी करीमनगर में, करीमनगर की जो रुकन पार्लियामेंट है, मरकज़ी वज़ीर ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय वहाँ पर फ़िरका परस्ती की इंतहा कर चुके हैं। जी जी। उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी की तकरीर की। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और मजलिस के दरमियान 100 करोड़ रुपए की डील हुई है। जी जी। साथ में जो रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर ने इसकी सख्त तरदीद करते हुए कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो आप मरकज़ी ममलिकत वज़ीर दाखिला है, आप तहक़ीक़ात कराइए और कार्रवाई कीजिए। जी जी। उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि बंडी संजय ने ये कहा कि करीमनगर में इंडिया पाकिस्तान का मैच है। उन्होंने खुद बीजेपी को इंडिया बता रहे हैं और कांग्रेस और मजलिस को पाकिस्तानी बता रहे हैं। आपको बता दूं रियाज साहब, आपको आइडिया है नहीं है मालूम नहीं। जी जी। इंतखाब जब हिंदुस्तान की तहरीक
की जंग चल रही थी, जी, तहरीक चलाई जा रही थी, तहरीक जब आज़ादी। बीजेपी का वजूद ही नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो अपने आप को हिंदुस्तानी कर रही है, इंडिया कर रही है। जो इस जमात का हिंदुस्तान की तहरीक में कोई हिस्सा नहीं है, आज़ादी की लड़ाई में, वो आज अपने आप को सिर्फ सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए इंडिया कह रही है। और कांग्रेस जिसके कायदीन ने जानी माली कुर्बानियाँ दी हैं हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, जेलों की सुबतें बर्दाश्त की है और मुकदमात का सामना किया है, ऐसी पार्टी को पाकिस्तान कह रही है। बड़ी अफसोस की बात है। वैसे भी नाज़रीन, जहाँ तक करीमनगर का सवाल है तो आपको बता दूं कि बीजेपी ने इस मरतबा 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। और ये क्यों उतारा है, किस लिए उतारा है, क्या तासुर देना चाहती है, ये अलग बात है, आप भी अच्छी तरह जानते हैं। तो बहरहाल अब देखेंगे कि वार्ड नंबर 32 से मोहम्मद इनायत अली को उन्होंने मैदान में उतारा है। ये फ्लावर मर्चेंट है, यानी फ्लावर शॉप ओनर हैं मोहम्मद इनायत अली। उसके बाद मोहम्मद फैयाजुद्दीन को वार्ड नंबर 31 से उतारा गया है बीजेपी की जानिब से। और मोहम्मद परवेज़ है वार्ड नंबर 59। सैयद रिजवाना 61 वार्ड से इन्हें उतारा गया है। तो ये 4 उम्मीदवारों को इन्होंने उतारा है। और 50 साल के दौरान पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि बीजेपी ने मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जबकि उनके जीतने के कोई इम्कानात नहीं है। नहीं, वो मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पर आप देखेंगे कि बीजेपी को कैंडिडेट नहीं मिलेगा। वो जो मुस्लिम गलबा आबादी वाले इलाके हैं, जी जी, तमाम हल्कों में ठहराने की कोशिश है असल। जी, अगर मुसलमानों से हमदर्दी होती तो किसी हिंदू इलाके से मुसलमान उम्मीदवार को ठहरा करके वहाँ पर जिताने की कोशिश की जाती तो हम ये कह सकते थे कि बीजेपी मुसलमानों की अपने हमदर्द है और उन्हें पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है, ओहदे देने की कोशिश कर रही है, ये बात आती थी। उनको मालूम है कि वहाँ पर कोई उम्मीदवार ही नहीं मिलेगा उनको, तो ला महाजा मजबूरन है, मजबूरी है बेचारों की। वैसे भी नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक इंतखाबात का सवाल है, 11 फरवरी यानी कल सुबह 7 बजे से रायदही का आगाज़ होगा, 5 बजे शाम तक रायदही जारी रहेगी और 13 फरवरी को नताइज का ऐलान किया जाएगा। तो ये बहुत अहम इंतखाबात है। 116 बल्दियात और 7 कारपोरेशन के इंतखाबात हो रहे हैं। GHMC का जहाँ तक ताल्लुक़ है, आपको बता दूँ कि आज GHMC की जो मियाद है, 5 साल मियाद, वो ख़त्म हो चुकी है। और आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि अगर रकबे के लिहाज से या आबादी के लिहाज से देखा जाए तो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी अगर कोई बल्दिया है तो वो GHMC है। अक्सर लोग ये कहते हैं कि दौलतमंद के अगर यानी दौलत के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बल्दिया जो है वो बनती है बल्दिया मुंबई। तो बहरहाल जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हैदराबाद की अपनी इनफरादियत है। और आपको ये भी बता दूँ कि हैदराबाद के तकरीबन जो GHMC का इलाका है वो 650 मुरबा किलोमीटर से बढ़कर अब 2053 मुरबा किलोमीटर हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि जो अतराफ अकनाफ के जो 27 बल्दियात थी या अर्बन लोकल बॉडीज़ थे, उन्हें भी इसमें दम कर दिया गया है। फिर ये कहा गया कि अब 3 बल्दियात में इसे तकसीम किया जाएगा। एक तो हैदराबाद GHMC होगा, दूसरा मलकाजगिरी होगा, तीसरा आप देखेंगे कि सैबराबाद होगा। रियाज साहब बिल्कुल सही बात की है आपने। आज म्याद ख़त्म हो गई है, लेकिन अकबरुद्दीन अवैसी मौजू बहस बन गए। वजह यह है कि उन्होंने कल करीमनगर में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि मजलिस कभी हुकूमतों के ऐवानों में या फिर अपनी आवाज़ लेके नहीं जाती, जो भी चीफ मिनिस्टर होता है हमारे दर पे आता है। उन्होंने ये बात कही। जी जी, हमने जुबली हिल्स में कांग्रेस को कामयाब बनाया है। जी जी, इन्होंने ये बात की है, जिसका मैं समझता हूँ कि श्रीधर बाबू वजीर है, उन्होंने काउंटर देके कहा कि जुबली हिल्स में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बलबूती पे कामयाबी हासिल की। जी जी जी। दूसरी जानिब कविता ने भी कहा है कि जो हुक्मरान पार्टी रहती है मजलिस उसके साथ हो जाती है। अच्छा, ये कविता ने कहा उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तहरीक की मुखालिफत करने वाली मजलिस अलहदा तेलंगाना तश्कील पाने के बाद KCR की तायद में आ गई थी। अब इलेक्शन में रेवंत रेड्डी को TRS का शख्स करार देने वाली मजलिस पार्टी चीफ मिनिस्टर बनते ही रेवंत रेड्डी से मुलाकात की है। इस तरह की उन्होंने बात की है। तो मैं समझता हूँ कि और अब मैंने कल देखा है कि चीफ मिनिस्टर को भी अकबरुद्दीन अवैसी ने छोटा फेंकू कहा है, यानी तनकीद का निशाना बनाया। छोटा फेंकू कहा है। अच्छा अच्छा, एक दिल्ली में है, एक मरकज़ में है, एक यहाँ पर है, छोटा फेंकू का उन्होंने उनको खिताब दिया। अब ये इंतखाबी हिकमत अमली की एक कोशिश है या फिर वो हकीकत में मुखालिफत कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आया। वैसे भी देखिए, फ्रेंडली मैच भी होता है बात मरतबा, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल आपको बता दें कि जहाँ तक बल्दी इंतखाबात का सवाल है, कविता ने कहा है, देखिए कि बिहार में कांग्रेस से मुकाबला किया, हाँ यहाँ पर तायद की, जुबली हिल्स में तायद की। तो ये पब्लिक को जानना चाहिए, सोचना चाहिए, उन्होंने पब्लिक से अपील की है।
बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि आज जो हैदराबाद की हालत है, हैदराबाद की जो तरक्की है, हैदराबाद की आबादी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, वो आज समझिए कि खुली कुतुब शाह की दुआओं का असर है। उन्होंने कहा था कि मेरा शहर लोगों से मामूर कर, और आपने देखा कि बल्दिया जो 650 मुरबा किलोमीटर हुआ करता था GHMC, अब बढ़कर 253 मुरबा किलोमीटर तक फैल गया है। तो ये MIM की या कांग्रेस की या और दूसरी जमातों का कारनामा नहीं है, बल्कि इसका क्रेडिट जाता है खुली कुतुब शाह की दुआ को। बिल्कुल सच कहा आपने। देखिए रियाज साहब, आपने बताया कि रकबा तो बढ़ गया है। जी हाँ, सर कितने कितने तीन किलोमीटर? तीन करेंगे। नहीं, रकबा कितना बढ़ गया है? 2053 किलोमीटर मुरबा किलोमीटर, 600 तकरीबन 650। अच्छा, बजट का कुछ आइडिया है आपको? जी जी नहीं है। जी पहले कितना था या आप कितना हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। नहीं, लेकिन अब नई बात भी सामने आ रही है ना हमें, क्योंकि 3 बल्दियात बोले तो फिर अब अलग अलग बात आ जाती है। जी हाँ, जी हाँ। जी, लेकिन मैं समझता हूँ GHMC का जो बजट पेश किया गया, वो GHMC का बजट में मंजूरी दी गई है। शायद मुझे फिगर याद नहीं है, लेकिन मंजूरी दे दी गई है। यानी 20,000 करोड़ का कुछ मैं समझता हूँ 11,000 करोड़ का तकरीबन ऐसा कुछ गया है इसका। तो बहरहाल नाज़रीन, अब देखिए कि अब साबिक़ कारपोरेटर्स हो गए हैं सब आज से, क्योंकि बल्दिया की मियाद ख़त्म हो चुकी है। अब देखना ये है कि जो आरबी करनन है GHMC कमिश्नर, वो मैनेज करेंगे तमाम इंतजाम। आज मैं समझता हूँ उनको स्पेशल ऑफिसर की हैसियत से अहकाम जारी कर दिए। अच्छा, आज शाम, क्योंकि आज 5 बजे तक के बाद कर्नल को शाम में कभी भी जारी किए जा सकते हैं। जी जी। इसके बाद ये होता ये है कि इनको कर्नल को जैसे ही स्पेशल ऑफिसर की जिम्मेदारी दी जाएगी, अब आपने बताया कि 3 कॉर्पोरेशन में तकसीम, उसके भी अहकाम शायद आज ही 2 भी आज हो सकते हैं, स्पेशल ऑफिसर के अहकाम भी आज हो सकते हैं या फिर कल भी हो सकते हैं। इस तरह की बातें सुनने में, 3 कॉर्पोरेशन जो बनाए जाएंगे उसके बारे में भी गवर्नमेंट की जानिब से जियो जारी किया जाएगा। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं, ये तो अब तक तजवीज़ थी। अच्छा जी। जहाँ तक GHMC का सवाल है, जब आखिरी इंतखाबात हुए थे 2020 में, आखिरी इंतखाबात हुए थे, अब उसके बाद ये डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 बल्दियात में तकसीम हो जाएगा। एक तो हैदराबाद, दूसरा सैबराबाद, तीसरा मलकाजगिरी। और नई वजह सब मैं समझता हूँ कि जिस तरह 150 वार्ड्स हुआ करते थे GHMC में, अब अगर ये तकसीम होती है तो 100 वार्ड्स हो जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अभी तो पहले 100 वार्ड्स पर मुश्तमिल था। जी जी। हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन 100 मुश्तमिल था। राजशेखर रेड्डी ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन बनाया, GHMC बनाया। इसके बाद मजीद 50 डिवीजन का इजाफा किया गया। जी जी जी। अभी हाल ही में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद के 27 बल्दियात और चंद कॉर्पोरेशन को GHMC में जम कर दिया है। इसके बाद इसका हल्का रकबा जो बढ़ा, आपने बताया कि बढ़ गया है, तो मैं समझता हूँ कि किसी भी एक म्यूनसिपलिटी को इतना रकबे को कंट्रोल करना नामुमकिन है। लिहाजा ये बताया जाता है कि काम को तकसीम कर दिया जाए। काम को तकसीम करने के लिए ये नए 2 मजीद कॉर्पोरेशन का वजूद अमल में लाया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम जो है वो तरक्की के लिए बेहतर होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि बल्दियात को कॉर्पोरेशन में तब्दील करने के बाद क्या वहाँ टैक्स में इजाफा होगा या फिर जो लोगों का खर्च है उसमें इजाफा होगा, इस पर देखना ज़रूरी है। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको ले चलते हैं नुमाइश। हैदराबाद सनती नुमाइश, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि बरसों से, यानी कई दौरों से हैदराबाद सनती नुमाइश का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। यानी हुज़ूर निज़ाम नवाब मीर उस्मान अली खां बहादुर की हुकूमत से ही ये इस नुमाइश का एहतमाम किया जाता है, और सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये अपनी मुनफरिद शिनाख्त रखती है। अमेरिका में मुकीम हैदराबादी हों या फिर सऊदी अरब में या फिर आप देखेंगे मुत्तहिदा अरब इमारात में, तमाम के तमाम जब ख़ास तौर पर जनवरी में हैदराबाद आते हैं ताकि नुमाइश से महसूस हो सकें, ऐसे कई फैमिलीज़ को, ऐसे कई शख्सियतों को हम जानते हैं। तो बहरहाल नुमाइश 15 फरवरी को अपने अख्तिताम को पहुँच रही है। तकरीबन 46 दिन तक ये नुमाइश का एहतमाम किया जाता है। 15 फरवरी को ये अपने अख्तिताम को पहुँच रही है। ऐसे में जो जम्मू कश्मीर हैं या मुख्तलिफ़ रियासतों से यहाँ आकर ताजरीन स्टॉल्स लगाते हैं सनती नुमाइश में, अब उनके बारे में कहा जा रहा है कि इन लोगों ने रमज़ानुल मुबारक की आमद है, तो ऐसे में हैदराबाद का रमज़ान आप देखेंगे कि बहुत ही मुबारक होता है, बहुत ही यानी पुरकशिश होता है, और लोग हैदराबाद के रमज़ान के बारे में बहुत चीज़ें सुनते हैं। यहाँ रहमदिली देखने को मिलती है, मोहब्बत, मुरब्बत, और यहाँ की जो सखावत होती है उसका कोई जवाब नहीं होता। तो बहरहाल यहाँ के इफ्तार, यहाँ की सहर अगर आप देखेंगे तो बस अल्लाह ताला, मैं समझता हूँ कि अपने बंदों से खुश हो जाते होंगे, इसलिए कि बहुत ही प्यार से यहाँ इफ्तार किया जाता है। छोटे छोटे मासूम जो बच्चे होते हैं वो भी इफ्तार में शामिल होते हैं, सहर में उठ जाते हैं, बेदार हो जाते हैं। तो अब ये जो बैरूनी ताजरीन है वो शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर जो एग्ज़िबिशंस होती हैं, नुमाइश होती हैं, तिजारती मराकिज़ खोले जाते हैं, उसके ज़रिए भी एक नुमाइश में हिस्सा लेने के बराबर ये काम करेंगे। देखिए, नुमाइश जो है
ये पूरे हिंदुस्तान का एक जान है। जी जी। हिंदुस्तान के तमाम रियासतों शहरों से लोग अपनी तैयार करदा अशिया हैदराबाद की नुमाइश में रखते हैं। जी जी। और लोगों को एक, जैसे हम बोलते हैं कि एक छत के नीचे तमाम चीज़ें दस्तयाब हो बेशक जाती हैं। बेशक। यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रॉनिक ले लीजिए, फर्नीचर ले लीजिए, या फिर कपड़े ले लीजिए, जो आपकी ज़रूरत है वो तमाम चीज़ें नुमाइश में मिल जाती है। और ये कहा जाता है कि सस्ते दाम पे मिल जाती है। जी। लेकिन ये नुमाइश हमारी जो है, इसको हिंदुस्तान भर में मकबूलियत हासिल है। बेशक बेशक। हालिया कुछ 2 साल पहले शायद आज को आग भी लग गई थी। जी हाँ, जी हाँ। वो भी इसके बाद भी बहुत ज़्यादा एहतियाती इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हैदराबाद का हर शहरी, अजला से भी लोग आके नुमाइश का मुआयना करते हैं। दूसरी रियासतों से आते हैं, ख़रीदारी करते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो अशिया मिलती है वो कम अखराजात में मिलती है, कम कीमत में मिलती है, कम दाम में मिलती है, लिहाजा वो यहाँ से लेके जाते हैं। और जो भी लोग ताजरीन यहाँ पर आते हैं अपनी अशिया फ़रोख्त करने के लिए, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी कमा के जाते हैं, किसी का कभी कोई नुकसान नहीं होता। जी, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ की मोहब्बत मुरब्बत, यहाँ के लोगों के अखलाक किरदार कैसे हैं। आप दूसरी रियासत में जाएँ तो ऐसी मोहब्बत आपको नहीं मिलेगी, ऐसी हमदर्दी, ऐसी इंसानियत मैं समझता हूँ कि चैलेंज देता हूँ मैं कि कहीं पर ये मैं समझता हूँ कि हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक मिसाल है जिंदा। वहाँ पर हर ताजिर मिलेगा आपको, गंगा जमुनी तहजीब, बिल्कुल हर चीज़ मिलेगी आपको। यहाँ कोई भेदभाव नहीं रहेगा, किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। सब खरीदारी करते हैं, बिल्कुल। ये नहीं करते कि ये हिंदू से खरीदो, ये मुसलमान से खरीदो, ऐसा कुछ नहीं है। यही तो इंसानियत है। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि नुमाइश तकरीबन 46 दिन तक जारी रहती है और 15 फरवरी को इसका इख्तिताम अमल में आ रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हिंदू है या मुसलमान हो, ताजिर हो, वो रमज़ान मुबारक के दौरान हैदराबाद में कारोबार करना चाहते हैं और वो मुख्तलिफ नुमाइशों का हिस्सा बन जाएंगे। मुख्तलिफ आप देखेंगे कि कई ऐसे शादी खाने होते हैं, बड़े बड़े शादी खाने, वो रमज़ान मुबारक के मौके पर वहाँ पर बड़े पैमाने पर नुमाइशों का एहतमाम किया जाता है। तो उसमें वो शिरकत करेंगे, हिस्सा लेंगे और यहाँ कमाएंगे और जाएंगे। वैसे भी आपको बता दूँ कि रमज़ान में तमाम ईद और त्योहारों में अगर सबसे ज़्यादा बिजनेस होता है मुसलमान ताजरीन का, हिंदू ताजरीन का, तो वो है रमज़ान मुबारक। और ख़ुद हिंदू ताजरीन कहते हैं कि एक साल की कमाई रमज़ान मुबारक में हमें हो जाती है। और ये फ़िरका परस्त दरिंदे जो है अजीब गरीब हरकतें करते हैं, कहते हैं कि हिंदू से ख़रीदें, मुसलमान से ख़रीदें। अजय तुम्हें शर्म आनी चाहिए, ये इंसानियत का मरकज़ है। ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस तरह लात मार के निकलना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए, ईद और जो त्यौहार है वो आज से नहीं, बरसों से हिंदू मुस्लिम एक साथ मनाते हैं। जी। मुसलमानों की ईदीन में हिंदू भाई शिरकत करते हैं, हिंदुओं के त्योहारों में मुसलमान शिरकत करते हैं। ये इस तरह से जो माहौल है, उस माहौल को सिर्फ और सिर्फ सियासी फ़ायदे के लिए बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि ये लोग कब समझेंगे, ये जो सियासी जमातों की चालें हैं, साजिशें हैं, कोशिशें हैं, इसको लोग कब समझेंगे। जितना लोग तालीम याफ्ता हो रहे हैं, उतना फ़िरका परस्ती की जाल में फंस रहे हैं। जी जी। और आप देखिए हैदराबाद की जो हिंदू ताजरीन है, आप जाके मदीना मार्केट जाइए, फिर मदीना मार्केट से लेकर आप पूरा शाली मंडे तक जाइए, चाहे वो मलबूसात की, पार्चेजात के ताजरीन हो, हिंदू ताजिर, वो ये कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में हमारा जो बिज़नेस होता है, हमारा जो कारोबार होता है, वो हमें एक साल की कमाई देता है। एक साल कोई मामूली बात नहीं है। देखिए, वैसे बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि फुटपाथ पे कारोबार करते हुए 6 महीने की आमदनी हासिल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने, एक ही महीने में। जी जी। अरे यहाँ मोहब्बत है। और आप देखेंगे ये जो रमज़ान मुबारक के मौके पर बाज़ार लगते हैं, उसमें मुसलमानों से ज़्यादा हमारे हिंदू बहन भाई रहते हैं। उन्हें ये पता चलता है कि हैदराबाद में रमज़ान मुबारक के मौके पर सस्ती खरीदारी कर सकते हैं, वो मियारी खरीदारी कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। जी जी। और वैसे भी आप देखें हलीम वगैरह जो फ़रोख्त होती है, मुसलमानों से ज़्यादा हमारे गैर मुस्लिम भाई खाते हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। जी जी। क्योंकि एक हमारा कल्चर है, हैदराबाद की जो तहजीब है, हमारा कल्चर है, जो भी यहाँ पर आता है हम उसे बिला मजहब, इलाका, फ़िरका हम अपना लेते हैं उसको। जी हाँ जी हाँ। और ना यहाँ मज़हब नहीं देखा जाता, यहाँ ज़ात पात नहीं देखी जाती, यहाँ ज़बान नहीं देखी जाती, यहाँ इलाका नहीं देखी जाता, यहाँ पर तहज़ीब और तमद्दुन नहीं देखा जाता, बल्कि ये देखा जाता है कि तुम्हें इंसानियत है या नहीं है। इंसानियत की बुनियाद पर, हिंदुस्तानियत की बुनियाद पर, इंडियननेस की बुनियाद पर आपकी मदद की जाती है। और आपको ये बताऊँ नहीं मजा साहब, सिर्फ गरीब अमीर ही नहीं, मुतवस्सित तबका ही नहीं, बल्कि जो गरीब हैं वो भी रमज़ान मुबारक के दौरान आप देखेंगे कि गदागरों के काफ़िले आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। बैरूनी रियासतों से, गाँव से, से मुख्तलिफ गरीब जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर यानी ज़कात है, सदक़ात है, वो हासिल करते हैं। बिल्कुल सच कहा आपने। देखिए, बाज़ाब्ता इनके आप देखेंगे कि शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर या रेलवे स्टेशन के पास, बस स्टैंड के पास या बड़े बड़े सरकारी दफातर के पास, वहाँ ये और ख़बरस्तानों के पास ये खैमे लगा लेते हैं अपने। बिल्कुल सही कहा। देखिए, हैदराबाद शहर ऐसी है कि लोगों को अपनाता है।
जी। यहाँ पर भेदभाव नहीं होता। अब ये अलग बात है कि चंद सियासी जमातें हैं, हिंदुत्व तंजीमें, जिस तरह से मैंने कहा कि अब फिर दोबारा पीछे जाऊँगा, जो डी अरविंद है बीजेपी का रुकने पार्लियामेंट है निज़ामाबाद का, उसने कहा कि निज़ामाबाद में सारे हिंदू अगर बीजेपी को वोट देते हैं तो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो शुरुआत है वो निज़ामाबाद से शुरू होगी, और निज़ामाबाद का कॉरपोरेशन पे जैसे ही बीजेपी का कब्जा होगा, पहली करारदाद निज़ामाबाद का नाम तब्दील करने की होगी, इंदौर से मौसम किया जाएगा। इस तरह की बात की है। तो इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो सिर्फ हमेशा इत्तेहाद नहीं चाहते हो। उनके वालिद साहब जो थे डी श्रीनिवास, उनके बाप जो थे, जो कांग्रेस में थे, लंबी ज़िंदगी गुजारी उन्होंने, 2 मरतबा पीसीसी प्रेसिडेंट बनाया गया उन्हें। तरबियत की कमी रह गई क्या? और शायद मैं समझता हूँ उन्हें मिनिस्टर बनाया गया, या मिनिस्टर अहम थे। चीज़ जी जी। दिए गए। लेकिन उन्होंने उनको, जो उनका बेटा है, उन्होंने, मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार बाई इलेक्शन हो रहा था जी जी। डी श्रीनिवास का, तब उन्होंने कहा था कि मुसलमानों की तरफ उठने वाली उंगली को तोड़ दिया जाएगा, हाँ। लेकिन इनका जो बेटा है वो कहता है कि मुसलमानों को तोड़ दिया जाएगा। जी 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 जी। तो बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि किसका किसका होता है, ये भी सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, किसका होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब आपको अच्छी तरह आप दे सकते हैं, निज़ामाबाद के लोग दे सकते हैं और अच्छी तरह दे सकते हैं। वैसे भी नाज़रीन, डी श्रीनिवास की जहाँ तक बात है, आपने देखा कि किस तरह उन्होंने इख्तिदार के मज़े लुटे, बाद में BRS में उन्होंने शमूलियत इख्तियार की। और हद तो ये है कि कांग्रेस के साथ अक्सर देखा गया है, नहीं वजह साहब, कांग्रेस में गद्दार बहुत होते हैं। देखिए, आपको और एक बात बताऊँ मैं जी। जब मुसलमानों को जो आज 4% ताउसात मिल रहा है, जी जी, उसका बिल भी डी श्रीनिवास जब वजीर BC वेलफेयर थे, उन्होंने ही असेंबली में पेश किया था। बाप ऐसा बेटा ऐसा, उसको तो याद दिलाना चाहिए। बहरहाल नाज़रीन, एक और खबर की जानिब चलते हैं और आपको बता दूं कि अगर कोई रॉन्ग साइड जाता है या गलत राह पर जाता है तो उसे रोकना ज़रूरी है, वरना वो गलत रास्ते पर जाता है, भटक जाता है। जैसा बाप अब देखिए कि एक अच्छा काम करता है तो बेटा मुसलमानों के खिलाफ बकवास करता है, भौंकने लगता है, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। तो बहरहाल ये पार्ट ऑफ द गेम है, ज़िंदगी का ये मामूल है। कोई अच्छा होता है, कोई बुरा होता है, कोई अजीब होता है, कोई गरीब होता है। तो कहने का मतलब ये है कि डी श्रीनिवास की खिदमत रही हैं, लेकिन अब उनके बेटे हैं कि बकवास करते जा रहे हैं, अजीब गरीब बातें करते जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। ये जिस तरह की हरकतें कर रहा है, जिस तरह की बातें कर रहा है, हाँ, और हद तो ये है कि आज तक मोदी ने इसे मुंह भी नहीं लगाया है। और आप देखेंगे कि बंडी संजय ने सिर्फ ये काम किया कि अमित शाह की चप्पल उठाए, तो आज देखेंगे मुमलिकत वज़ीर दाखिला आए। तो बहरहाल डी अरविंद का क्या होगा, ये भी सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दें कि रॉन्ग साइड मत जाइए, गलत है। अगर रॉन्ग साइड जाएंगे तो फिर जुर्माना होगा। जिंदगी में भी रॉन्ग साइड मत जाइए, और ट्रैफिक के मामले में भी आप सफ़र करते हैं तो रॉन्ग साइड मत जाइए। और आपको बताने का मकसद ये है कि हैदराबाद में 2 से लेकर 9 फरवरी के दरमियान रॉन्ग साइड के जो वाक़यात पेश आए हैं, यानी गलत रास्ते पर चलने के, यानी ड्राइविंग केसेस में जो वाक़यात पेश आए हैं, उसमें 21,712 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। तो मैंने कहा है कि रॉन्ग साइड नहीं जाना चाहिए, और डी अरविंद को भी ये सोचना चाहिए कि रॉन्ग साइड जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे। देखिए, आप क्यों उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो रॉन्ग साइड नहीं जाएंगे? आसाम के चीफ मिनिस्टर हाँ, रॉन्ग साइड जा रहे हैं। जी जी। क्या सुप्रीम कोर्ट ने रोका है उन्हें? जी जी। या प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें रोका है? जी जी। या बीजेपी ने उन्हें रोका है? जी। जब उन्हें ही नहीं रोका है, टोक है, तो डी अरविंद क्यों रोकेंगे? अगर उनके पर अगर कोड़े बरसते तो शायद ये संभलते। जब उनके पर ही, चीफ मिनिस्टर के पर ही कोड़े नहीं बरसाए जा रहे हैं, तो ये रुकने पार्लियामेंट क्यों खामोश रहेंगे, बताइए। जी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि क्या ये रॉन्ग साइड चीफ मिनिस्टर आसाम नहीं जा रहे हैं, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ नहीं जा रहे हैं। आपको मैं अभी भी एक खबर सुन के आ रहा हूँ। जी जी। मुसलमानों को उन्होंने उम्मीद छोड़ देने की बात कही है योगी आदित्यनाथ ने। बाबरी मस्जिद तामीर करने की जो बात है, वो उम्मीद से आप खत्म कर लीजिए। जबकि आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट का जब फैसला दिया था तो उन्होंने बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर बनाने की परमिशन देते हुए बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए जमीन भी देने की तजवीज़ पेश की। मुबारक, सुप्रीम कोर्ट को मुबारक हो। अकीदे की बुनियाद पर ये फैसले दिए जाते हैं, तो इस तरह ये होता है। बेइज्जती कर रहा है सुप्रीम कोर्ट की, और सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती नहीं कर रहा है, बल्कि चीफ मिनिस्टर आसाम चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा भी सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती कर रहा है। उसके खिलाफ तो मैं समझता हूं कि तहरीर अदालत का मुकदमा चलाना चाहिए। और नहीं मजाद ने सवाल किया था कि क्या इन लोगों ने कुछ ऐसा किया है, यानी रॉन्ग साइड जाने के खिलाफ खबरदार किया है, तो आपको बता दूं वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं किया, योगी आदित्यनाथ ने नहीं किया, या किसी बीजेपी लीडर ने नहीं कहा। लेकिन हम सलाम करते हैं आला
इलाहाबाद हाईकोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस गोविंद माथुर को कि उन्होंने वादे तौर पर सुप्रीम कोर्ट को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि हिमंता बिस्वा शर्मा मुसलमानों के खिलाफ बकवास कर रहा है, अक़लियतों के खिलाफ बकवास कर रहा है, और वो वीडियो जिस तरह उसने निकाला है बीजेपी के कायदीन ने, उसके लिए तो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट को खुद नोटिस देनी चाहिए, सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। उन्होंने ये बात कही है, कितनी बड़ी बात है। नजीब जंग भी कहा है ये बात। जी जी, बस मतलब सुप्रीम कोर्ट को जाने वालों में नजीब 12-13 लोग गए। जी जी, उसमें नजीब जंग भी है और साथ ही आपके जमीयत उलमा के जी जी महमूद मदनी भी है। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि साबिक चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाईकोर्ट के वो गोविंद माथुर, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा और शदीद बरहमी का इज़हार किया कि एक दस्तूरी ओहदे पर फाइज शख्स इस तरह क्या बात कर सकता है, इस तरह की क्या वीडियो जारी कर सकता है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि सियासी पैगामात के पस पर्दा तशद्दुद और नफरत को मामूल बनाने की किसी भी कोशिश को नाकाम बना दिया जाना चाहिए, और ये काम सुप्रीम कोर्ट का है। उन्होंने ये बात की और कहा कि सख्त कानूनी और अदालती कार्रवाई की जरूरत है, और अगर नहीं की जाएगी तो समझिए कि हिंदुस्तान का क्या होने वाला है, कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए, मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि नफरत अंगेज, ये उसी लिए कहा उन्होंने कहा, लेकिन उसके पर वही कायम नहीं है। जब आप देख रहे हैं कि पूरी वीडियो वाले हिंदुस्तान का तमाम कब तक सोते रहेंगे, जर्नलिस्ट ने होगा, सब ने इसकी मुखालिफत की है, सियासी जमातों के कायदीन ने इसकी मुखालिफत की है, पार्लियामेंट अरकान पार्लियामेंट ने इसकी मुखालिफत की है, फिर भी सुप्रीम कोर्ट खामोश है। ताजुब की बात, बहुत अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि साहब ये चीफ जस्टिस इलाहाबाद हाई कोर्ट गोविंद माथुर ने जिस अंदाज में कहा है ये बहुत अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि अगर कोई बकवास करता है, अगर कोई इश्तियाल अंगेज़ी करता है, जैसा कि चीफ मिनिस्टर आसाम हिमंता बिस्वा शर्मा ने किया है, तो आपको बता दूँ कि उसने सुप्रीम कोर्ट की तहकीर की है। अब तो हद तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में अकीदे की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर फैसला दिया, और उस वक्त रंजन गोगोई जो था वो आज राज्यसभा में बैठा हुआ है, और किस बुनियाद पर बैठा हुआ है ये सोचने वाली बात है। और एक जज साहब हैं वो गवर्नर बना दिए गए हैं, वो किस बुनियाद पर गवर्नर बनाए गए हैं ये सोचने वाली बात है। सारे आलम में देखिए किस तरह थू थू किया गया था कि यहाँ पर इंसाफ का कत्ल किया गया है, कानून से खिलवाड़ किया गया है। ये कहा गया था बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मिल्कियत मुकदमे में, अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा था कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, और आप देखेंगे आज भी उसके जो मुजरिम हैं वो आज़ाद हैं, और या फिर अपने यानी आस्थी उनकी निकल चुकी है, और आप देखेंगे कि उनकी राख भी बह चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की जा रही है, हिंदुस्तान की तारीख में कभी नहीं की गई अदालतों की। सच का आपने देखिए, मैंने कभी सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस को गणेश पूजा या कोई और पूजा में का एहतमाम किया गया और उसमें प्राइम मिनिस्टर को चंद्र छोड़, हाँ जी जी, तो ऐसे वाक़यात पेश आते रहते हैं। तो अब मैंने देखा आपने बहुत सी चीज़ें पे रोशनी डाली है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यूजीसी का जो बिल आया था उस पर जो हुक्म इल्तिवा दिया गया है, क्या उन्हें भी कुछ फायदा पहुंचाया जाएगा? जी जी जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और यकीन मानिए कि वहाँ दबाव की टैक्टिक्स काम कर गई है। क्या अदालतें दबाव में काम कर रही है, ये सवाल अब सारे हिंदुस्तान पूछ रहा है, और कानूनी माहिरीन यही पूछ रहे हैं कि अदालतें क्या दबाव में काम कर रही है। आप देखेंगे BBC के लिए चंद्रचूड़ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से इंटरव्यू लिया गया, और उस वक्त इंटरव्यू लेने वाले ने उनकी जो धज्जियाँ उड़ाई है और उनके चेहरे से जो परेशानी झलक रही थी, उससे आप बता दूँ कि उन्होंने कहा था कि क्या अदालतें हुकूमत के दबाव में काम नहीं कर रही हैं, ये सवाल किया था, और चंद्रचूड़ उसका सही तौर पर जवाब नहीं दे सके। नहीं, मुझे अच्छी तरह याद है जब चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस नहीं बने थे, सिर्फ जस्टिस थे, तो उन्होंने मरकजी हुकूमत की नाइंसाफी के खिलाफ 5 जजेस के साथ 4 या 5 जजेस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब। जी जी जी, 4 जजेस थे जो। जी हाँ, लेकिन बाद में जब चीफ जस्टिस बना दिए गए तो ऐसा लगता है वो भी दबाव में आ गए हैं। दबाव में नहीं आना चाहिए, कानून कभी दबाव में नहीं, कानून हुक्मरानों को दबाव में रखना चाहिए जब कहीं जाकर कानून की हुक्मरानी होगी। आज ये हुक्मरान जो है मजहब के नाम पर, जात पात के नाम पर, आप देखेंगे कि इलाके के नाम पर, जबान के नाम पर सुप्रीम कोर्ट की तौहीन कर रहे हैं। चंद्रचूड़ से बहुत सी उम्मीदें थी लोगों को। जी जी जी, उनके वालिद भी थे ना जी, तो इसलिए वो वालिद आप दे। लेकिन आप देखेंगे जैसा आपने कहा कि डी श्रीनिवास की बात की, डी अरविंद की बात की, बाप बेटे में कितना फर्क है, तो यहाँ पर भी वही फर्क है। जी हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। जी जी, पार्लियामेंट भी नहीं चल रहा है। जी हाँ जी हाँ, मुसलसल कांग्रेस को दबाया जा रहा है, स्पीकर के खिलाफ शायद मैं समझता हूं। हाँ जी जी, तहरीक के मौके अदम एतमाद पेश कर दी गई ना? जी जी हाँ, उसकी नोटिस दी गई है कि हम इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करेंगे। मैंने दोपहर तक देखा था कि 50 अरकान पार्लियामेंट के दस्तखत की जरूरत है। अच्छा, लेकिन 103 अरकान पार्लियामेंट ने उस पिटीशन पर दस्तखत की। जी जी, यानी तौहीन है, स्पीकर की बड़ी तौहीन है, उनकी तजलील है वो। लेकिन आप देखेंगे कि हुकूमत
स्पीकर के बचाव में आ गई है। और बीजेपी के अरकान पार्लियामेंट एक स्पीकर को एक ख़त लिख के बताए हैं कि अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, वो ऐवान की कार्रवाई चलने नहीं दे रहे हैं। और वज़ीर खातून जो अपोजिशन खातून अरकान पार्लियामेंट है, उन्होंने वज़ीर आज़म का घेराव करने की साजिश की है, इस तरह के उन्होंने इल्ज़ाम लगाए। तो घेराव नहीं कर सकते वज़ीर आज़म का? अरे भाई, हिंदुस्तान का अगर कोई मैंने देखा है साहब, जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह बात कर रहे थे अरकान पार्लियामेंट बजट के, या कुछ और कापियां लाके उनके ऊपर फाड़ के फेंक दिए थे, फिर भी उन्होंने अपनी तकरीर जारी रखी थी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है, वो मोतबर शख्सियत थी ना। जी जी जी। तो बहरहाल नाज़रीन, पॉइंट ब्लैंक शॉट पे मतलब ये है कि वो हिमंता बिस्वा शर्मा जो वीडियो बनाया गया है, AI जनरेटेड वीडियो, वो एक दो मुसलमानों पर पिस्टल ताने हुए थे या बंदूक ताने हुए थे। वो अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ख़तरनाक लगेगा। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने दो मुसलमानों पर नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के दस्तूर पर, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म पर, हिंदुस्तान की जमहूरियत पर, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट पर और इंसानियत पर, कानून पर ये उठाया है। देखिए, जो कानून के रखवाले होते हैं, और जो जिस वक्त उन्होंने चीफ मिनिस्टर का हलफ लिया था, हलफ ये दिलाया गया था कि वो ज़ात पात की कभी पॉलिटिक्स नहीं करेंगे और किसी तबके के साथ, समाज के साथ कोई नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। लेकिन उस हलफ बर्दारी की वो तौहीन कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, अफसोस की बात है। वैसे नाज़रीन, आप देखेंगे कि ये जो दरिंदा सिफत लोग होते हैं, हिंदुस्तान को जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, फ़िरका परस्त दरिंदे जिन्हें हम कहते हैं, वो तो हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने के मंसूबे पर अमल कर रहे हैं। आप देखेंगे कि अगर हमारे कोई दुश्मन है तो वो चीन है, पाकिस्तान है, और चीन और पाकिस्तान यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान तबाह व बर्बाद हो जाए, हिंदुस्तान मजहबी बुनियाद पर तकसीम हो जाए, और उनके अज़ाइम ये जो फ़िरका परस्त या कम्युनल डॉग्स हैं या फ़िरका परस्त कुत्ते हैं, वो पूरी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूँ, खेलों का जहाँ तक ताल्लुक़ है, खेल तो मोहब्बत लोग या पैदा करता है, आपस में ताल्लुकात बढ़ाता है मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान, और खेल एक मैं समझता हूँ कि सिफारती हथियार भी है, और खेल की वजह से लोग एक दूसरे के करीब आते हैं। लेकिन पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मामला अलग है, और आप देखेंगे कि यहाँ खेल नहीं बल्कि खेल पर सियासत की जाती है, खेल नहीं बल्कि खेल पर नफरत की जाती है। लेकिन आपको बता दूँ कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने का जो नारा राहुल गांधी ने दिया था, वो ही नारा अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मैच का सबब बना है। और नफरतों को छोड़कर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ 15 फरवरी को जो कोलंबो में मैच होने वाला है T20 वर्ल्ड कप का, वो खेलने का ऐलान कर दिया है। और आपको यही बता दूं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसके सरबराह है अमित शाह के बेटे जय शाह, जिन पर मुतादिद इल्जाम आयद किए गए हैं कि ना ये बैट पकड़ सकते हैं, ना बॉल पकड़ना आता है, लेकिन ये क्रिकेट की सबसे दौलतमंद जो बोर्ड है BCCI के सरबराह रह चुके, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि ICC के सरबराह बना दिए गए हैं। तो बहरहाल आज हर शोबे में यही हाल है, ना अहलों को आप देखेंगे कि अहम मुकामात दिए जा रहे हैं। हद तो ये है कि अब कहा यह जाता है कि पत्थरे जो हैं वो तैरने लगे हैं, उपलियां डूबने लगे हैं। ये अजीब बात है। देखिए रियाज साहब, ये जो 8 दिन से जो तजस्सुस पाया जा रहा था, तातुल पाया भी जा रहा था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मैच होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये मामले में ICC को थोड़ा पीछे हटने पे पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया है। जी, क्योंकि पाकिस्तान ने जब ऐलान किया था कि हम हिंदुस्तान से नहीं खेलेंगे, तो ये सिर्फ ना हिंदुस्तान का नुकसान था, ना पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का भी नुकसान था, और दूसरी जो छोटी क्रिकेट टीमें हैं, उनके तंजीमें हैं, उनको भी नुकसान हो रहा था। लेकिन श्रीलंका और बांग्लादेश की दबाव अपील पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जिस तरह से कहा कि हमने जो बांग्लादेश से नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके बारे में ICC से बातचीत की है, बांग्लादेश में अपना अच्छा मुकाम बना लिया है, और उन्होंने कहा कि श्रीलंका के जो सदर जमहूरिया है उन्होंने भी मुझसे बातचीत की है और कहा कि खेलने के लिए आइए। तो ये तासुर देने की उन्होंने कोशिश की है पॉलिटिकली और खेल के मैदान में भी, कि हम उनकी अपील पर खेलने के लिए आमादा हो रहे हैं। इस तरह से उन्होंने मैं समझता हूँ कि बातचीत में कुछ तबादला ख्याल भी, शराइत भी आए होंगे। ICC ने उसकी शराइत की तफसीलात मंजरा पे नहीं लाई है, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर माहिदात हुए होगा। बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि जहाँ तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 15 फरवरी को खेले जाने वाले मैच का सवाल है, इस सिलसिले में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड मायूस हो गई थी पाकिस्तान के फैसले के बाद कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के मैच का बायकाट करेगा। लेकिन आपको बता दूं कि श्रीलंकन जो क्रिकेट बोर्ड है उसके साथ साथ श्रीलंका की जो हुकूमत है उसने भी पाकिस्तान से ख्वाहिश की थी कि बराए मेहरबानी आप मैच खेलिए, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिज़म है, स्पोर्ट्स टूरिज़म, उसको ज़बरदस्त धक्का पहुँचेगा अगर आप नहीं आएंगे, क्योंकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस सारी दुनिया में बड़े शौक
से देखे जाते हैं तो आपको बता दूं कि सिर्फ आईसीसी को 174 मिलियन $174 मिलियन का नुकसान हो रहा था। जी जी, और वो नुकसान से बच गई है। जी हाँ, बिल्कुल आपने बात सच कही है। लेकिन अब इस सारे मामले में पाकिस्तान ने बांग्लादेश और श्रीलंका का दिल जीत लिया है। जी हाँ, इस तरह से उन्होंने जिस तरह से उन्होंने प्लानिंग की है, वो प्लानिंग में मैं समझता हूँ कि थोड़ा उन्हें फायदा हुआ है। लेकिन आप देखेंगे बांग्लादेश के साथ भी ये कहा गया है कि आईसीसी ने ये तस्लीम कर लिया है कि हम आप पर कोई जुर्माना आयद नहीं करेंगे। आप ये बताइए, क्या जिस वक्त बांग्लादेश ने कहा था कि हिंदुस्तान में हमारे खिलाड़ी महफूज नहीं हैं, हम वहाँ पर नहीं खेलेंगे, हमारे मैचेस श्रीलंका को शिफ्ट कर दिया जाए, तब उस वक्त आईसीसी ने जिद का मुजाहरा किया। ये जिद ने ये नहीं बताया कि कभी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बल्कि हमेशा ये कहा है कि आप अपने फैसले पे असर न गौर करें, क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने के करीब है और ऐसे मौके पर मैचेस को दूसरे मकाम पर तब्दील करना मुमकिन नहीं है। इस तरह की बात की है। लेकिन अब ये कहा यह जा रहा है कि शायद पाकिस्तान के दबाव की वजह से आईसीसी बांग्लादेश के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो लेकिन आपको बता दूं, इब्तिदा से कभी आईसीसी ने बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई करने की बात ही नहीं की थी। जी नहीं, लेकिन इम्कान तो जाहिर किए जा रहे थे कि बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उन्हें कई चीज़ों से महरूम किया जा सकता है। तो बहरहाल बांग्लादेश को आईसीसी ने तयखुन दे दिया है कि हम आपके खिलाफ कोई जुर्माना आयद नहीं करेंगे और साथ ही आपको अंडर-19 वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी दी जाएगी। ये इस तरह के कुछ ना कुछ तो मादत हो रहे हैं, क्योंकि 2-4 टूर्नामेंट की बात हो जाइए आने वाले हैं। 2 टूर्नामेंट 2 ममालिक के लिए पहले से दे दिए गए हैं। 2 टूर्नामेंट ऐसे हैं जो अभी फैसला नहीं हुआ है। अगर मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की टीम, बांग्लादेश की जो क्रिकेट एसोसिएशन है, वो एक रोड मैप बना के आईसीसी को पेश करती है। अगर वो मैं समझता हूँ अगर समझ में आता है तो वहाँ पर कोई एक मुकाबला होगा, जिस तरह से आपने कहा कि कुछ ना कुछ एक आईसीसी टूर्नामेंट वहाँ किया जाएगा। अब देखिए, जब जो नुकसान हुआ है उसका कुछ ना कुछ पाबंदी करना जरूरी है। और अब देखेंगे बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया है। लेकिन नहीं मिला साहब, आप देखेंगे कि जितनी टीमें हैं, खासतौर पर जो नई टीमें हैं, वो शानदार मुजाहरा कर रही हैं। अब नेपाल ने जिस तरह इंग्लैंड के खिलाफ शानदार मुजाहरा किया, पाकिस्तान देखिए हारते हारते बच गया नीदरलैंड के खिलाफ। तो ये बहुत चीज़ें हैं। देखिए, मैं समझता हूँ कि 2000 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला था। जी जी, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान बीसीसीआई सबसे बड़ी माली तौर पर तंजीम है, शायद वो बर्दाश्त कर लेती। लेकिन क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश इस तरह की माली बोझ को बर्दाश्त कर सकती थी? बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते। बिल्कुल आपने सही कहा है। आपने बताया कि जो नई नई टीमें हैं, जिनसे कभी कोई उम्मीदें नहीं थी, इन्होंने कभी कोई बेहतर खेल का मुजाहरा ही नहीं किया था, ऐसी टीमें अहम टीमों को चौंका देने वाले मुजाहरे पेश कर रही है, झटके दे रही है। जिस तरह से हमने देखा कि पहला मैच हिंदुस्तान और अमेरिका का पहला मैच 75 रन पे, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान के 5-6 खिलाड़ी आउट हो गए थे। जी हाँ जी हाँ। ये तो भला हो कैप्टन सूर्या कुमार का, जिन्होंने अच्छी नहीं खेली। पहले 20 बॉल में उन्होंने 30 रन नहीं बनाए थे। उसके बाद में जिस तरह से उन्होंने रफ्तार पकड़ी है, 84 तक रन मार के हिंदुस्तान का जो मौकूफ है उसको मुस्तकम किया है। लेकिन हमने देखा है कि हिंदुस्तान की बॉलिंग पर भी अमेरिका की टीम ने बेहतर मुजाहरा किया है, 130 रन मारे हो। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और वो भी वर्ल्ड चैंपियन टीम के खिलाफ इस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करना बहुत बड़ी बात है। और वैसे में नाज़रीन, पाकिस्तान भी हारते हारते बची थी नीदरलैंड से, और फ़हीम अशरफ जिन्होंने 11 गेंदों में 29 रन मारे हैं, बस वही कामयाबी है। और मैंने अपनी मैच करार दिया गया। हम देखेंगे कि इंग्लैंड और नेपाल का मैच, नेपाल को तो छोटी टीम कोई नजरअंदाज करके चलते हैं, लेकिन इसका जो मुजाहरा था 170 रन से ज्यादा का, सिर्फ 4 रन से हारी है जी जी नीदरलैंड। मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग पहले इब्तिदाई मैचेस नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि छोटी छोटी टीमें उनके साथ क्या देखा जाता, लेकिन ये छोटी छोटी टीमें अपसेट कर रही। अब देखिए, अब पाकिस्तान और अमेरिका का मैच चल रहा है और अमेरिका ने 7 बजे यूएसए ने शुरू हो चुका है और शुरू किया। वो लोगों ने टॉस जीता है और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, फील्डिंग अमेरिका ने, यूएसए ने। तो पाकिस्तान बैटिंग करेगी। तो ये चीज़ें हैं और मैं समझता हूँ कि आज का मैच भी बहुत बड़ा दिलचस्प होगा। देखिए, वहाँ पर जो ग्राउंड की जो सूरत हाल है उसको देख के टास्क की अहमियत का जी टीमें फैसला करती है। ये बहुत बड़ी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, देखिए, जो खेल होता है या स्पोर्ट्स होता है वो मोहब्बत बढ़ाता है और स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से नहीं जोड़ना चाहिए। और इस सिलसिले में अमित शाह के जो बेटे हैं जय शाह, उन पर काफ़ी तनकीदें की गई है आलमी सतह पर कि वो स्पोर्ट्स और सियासत को खलत बलत कर रहे हैं, एक दूसरे से। और यह सब मैं थोड़ा इत्तफाक नहीं करता, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के मफाद को भी देखना ज़रूरी है।
पाकिस्तान बार बार हमारे मुल्क में घुस के दहशतगर्दी कर रहा है, फिर भी आप दोस्ती की बात कर रहे हैं। मुझे ये थोड़ा दोस्ती नहीं, मतलब मैं कहता हूँ, अब देखिए अब ये स्पोर्ट्स है और मेज़बानी जो कौन कर रहे हैं, हिंदुस्तान और श्रीलंका मेज़बानी कर रहे हैं, तो मेज़बान का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो मेहमान की खातिरदारी करे, नहीं तो फिर उसको मदऊ ही ना करते। हम देखें ना, इससे पहले 50-50 वर्ल्ड कप में हिंदुस्तान में आए थे, पाकिस्तान को हमने बुलाया था, हैदराबाद में हम ज़्यादा कई मैचेस कराए थे हमने कभी नहीं किया। हाल ही अरसे के दौरान आपने देखा कि मुसाफिया करना, ये शेक हैंड नहीं होना, ये स्पोर्ट्स पे फिर आप बुलाइए मत, खेलिए मत, अच्छी रहता बात ये बात तो, लेकिन टेंशन बहुत बुरी बात है। आप खेल के जरिए मोहब्बत बढ़ाइए, ये सबसे अहम बात है। वैसे नाज़रीन आपको बता दूं कि हिंदुस्तान में क्या टैलेंट की कमी है। आप देखिए अंडर 19 वर्ल्ड कप में किस कदर 6वीं मरतबा हमने कब जीता, क्या मामूली बात है। अब आप बताइए क्या मामूली बात है, टैलेंट है यहाँ पर। और एक बात देखिए आप, यानी गंभीर के बारे में कहा जा रहा था कि वो मोहम्मद शमी को और मोहम्मद सिराज को उन्होंने जानबूझकर नजरअंदाज किया, उनकी हौसला अफजाई नहीं की। लेकिन याद रखिए कुदरत वही करती है और जो वही होता है जो कुदरत चाहती है। आपने देखा कि मोहम्मद सिराज को वर्ल्ड कप अंडर यानी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया, लेकिन किस्मत ने क्या किया, कुदरत ने क्या किया, आपने देखा कि वो दोबारा स्क्वाड में शामिल हुए और मैच जिताने में उनका अहम किरदार है। तो ये चीजें पहले ओवर में उन्होंने विकेट लिए, जी 3 विकेट लिए हैं उन्होंने, पहले ओवर में विकेट लेना बहुत बड़ी बात है। तो ये चीजें होती है, जबकि वो स्पेन का दौरा करने वाले थे। अभी भी मैंने देखा है कि बीसीसीआई ने जो हिंदुस्तानी खिलाड़ियों के साथ जो माहदे करती है, उस माहदों से मोहम्मद शमी और सरफराज को हटा दिया गया। जी, ये क्या है, अजीब गरीब बातें हैं। तो बहरहाल सरफराज अच्छे बैटर है, अच्छी बैटिंग करते हैं वो, और उन्होंने अपना वजन तक घटाया है। देखिए जितना साबित करना था उन्होंने कर दिया, उससे 100 गुना ज्यादा साबित किया है उन्होंने। उसके बावजूद भी अगर हिंदुस्तानी सेलेक्टर्स की नजर उन पे नहीं जपड़ती है तो ये मैं समझता हूँ कि उनके साथ नाइंसाफी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तानी क्रिकेट के साथ नाइंसाफी है। और मैं समझता बदबख्ती है, बदकिस्मती है कि हिंदुस्तानी क्रिकेट की, और बदखिदमती है। जी हाँ, आप सर्विस नहीं कर रहे हैं हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम की। अरे मेरे भाई, कभी मजहब नहीं देखना, टैलेंट देखिए, टैलेंट। जब टैलेंट देखेंगे तो फिर आप आसमानों पर होंगे। बिल्कुल सही कहा जी। उन्होंने अपने आप को साबित करके दिखाया कई मरतबा बिल्कुल। कोई कई ट्रॉफीज होते हैं, पहले ये कहा गया कि वो गॉसिप करते हैं, उसकी वजह से उनको हटाया गया। फिर ये कहा गया कि वजन हो गया 100 से उन्होंने 18 किलो वजन कम किया। और ये कहा कि ये टेस्ट के प्लेयर है, 2022 में इनकी जगह नहीं है। तो उन्होंने देखा कि जितने भी मैचेस खेले घरेलू मैचेस में कम बालों में ज्यादा स्कोर किया। बहरहाल एक और खबर की जानिब ले चलते हैं। उस खबर का ताल्लुक आपको बता दूं कि हमारे शहर हैदराबाद के जो मज़ाफ़ती इलाके हैं, नवाही इलाके हैं, वहाँ पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों से खौफ व दहशत के बारे बाहर निकल आए हैं। गजुलाराम में बताया जाता है कि ज़ोरदार आवाज़ के साथ ज़मीन लरज़ उठी और लोग खौफ व दहशत के मारे अपने घरों से बाहर दौड़ पड़े। इसी तरह आपको बता दूँ कि मिटकांग गुडम इलाके के में भी ये वाक़या पेश आया। वहाँ पर भी ज़बरदस्त धमाके हुए, लेकिन ज़मीन लरज़ उठी, लोग वहाँ पर भी खौफ के मारे बाहर निकल आए। तो नहीं वजह साहब, आप देखेंगे कि मैं समझता हूँ कि जो माहौलियाती असर होता है उसके नतीजे में ये वाक़या पेश आया है। अच्छी बात यह है कि कोई जानी माली नुकसान नहीं। हाँ, रही बात आपने माहौलियाती नुकसान की आप बात की है। जी हाँ। तो आप देख रहे हैं कि शहर तेज़ी से तोसी हो रहा है, आबादी में इजाफा हो रहा है। जी हाँ, पहाड़ें कट कर दी जा रही हैं। मुझे अच्छी तरह याद है 30 साल पहले 35 साल पहले मैं जब BHL से गच्चीबौली होते हुए इधर जब पहुंचता था तो वहाँ हर तरफ दोनों साइड पहाड़ें रहती थी, हरियाली रहती थी। आज हम देख रहे हैं कि पहाड़ें कट कट के बड़ी बड़ी आसमान छूती इमारतें। वजह यही है, ये जो पहाड़ होते हैं ये ज़मीन के कीले होते हैं, यानी ज़मीन को हिलने नहीं देते, ज़लज़ले के वाक़यात पेश नहीं आते। लेकिन पहाड़ों का सफाया कर देंगे आप तो ज़लज़ले वाकई पैदा होते हैं। जी, अब देखिए कि खाली अब हम देख रहे हैं कि जिस तरह हैदराबाद की आबादी में इजाफा हो रहा है। अब ग्रेटर हैदराबाद की आबादी लीजिए 1 करोड़ के करीब हो चुकी है, 1 करोड़ से तजाविज़ भी कर चुकी है। सिर्फ आबादी में इजाफा हो रहा है। हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि जिस तरह आबादी में इजाफा हो रहा है उस तरह आवाम को बुनियादी सहूलियतें फराहम करने के पे फौरी तवज्जो देनी चाहिए। आपको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, आपको बरखे की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ड्रेनेज सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। इन सब पर तवज्जो देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जी हाँ, जी। तो बहरहाल नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी बात है कि कोई जानी व माली नुकसान नहीं हुआ है। वैसे भी लोग अब बहुत ज़्यादा एहतियात से भी काम ले रहे हैं, और जो ख़ास तौर पर जो समाजी जहदकार हैं वो भी आवाम को ख़बरदार करते हैं। नाज़रीन, एक खबर की जानिब चलते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह दुनिया ने एक गंदगी में फंस कर, अक्सर ये कहा जाता है कि बड़े आदमी है, ये बहुत बड़ी शख्सियत है, ये बड़ा हुक्मरान है, ये शाही ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। तो आपको बता दूँ कि उस वक्त शाही ख़ानदान हो या फिर
रॉयल फैमिली हो या दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स हों, चाहे वो बिल गेट्स हों, चाहे एलन मस्क हो, ट्रंप हो, मोदी हो, तमाम हो बड़े बड़े बातें करने वाले, उनके अगर आप देखेंगे कि आलमी कायदीन को अगर किसी ने नंगा करके रख दिया है तो वो है एप्स्टीन, यानी जेफर एप्स्टीन जो है, जेफरी एप्स्टीन, ये एक यहूदी है। और आपको ये भी बता दें कि किस तरह इसने गंदगी का पिटारा खोल दिया था। मासूम यानी कम उम्र लड़कियों का सप्लायर था, ये दलाल, इंटरनेशनल दलाल था जिसने औरतों को यानी लड़कियों को एक करेंसी में तब्दील कर दिया था, और वो भी एलिट तबके के लिए और शुरफा के लिए, जो नाम नेहात सो कॉल्ड जो शुरफा हैं उनके लिए। और आपको ये बता दें कि उसके बाद कई ऐसे नाम मंजर यहाँ पर आए जिसके बाद वो लोग शर्माने लगे, घबराने लगे, लेकिन बाज़ ने कहा कि नहीं, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बकवास है। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में 6 हिंदुस्तानियों के नाम आए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सर फहरिस्त है, और फिर आप देखेंगे कि मरकज़ी वज़ीर जो पेट्रोलियम है हरदीप पुरी, उनका भी नाम आया है। फिर आप देखेंगे कि अनिल अंबानी का भी नाम आया है, और मज़ीद 3 हिंदुस्तानी है जिसमें मीरा नायर भी है, महमूद ममदानी की बीवी और ज़ोहरान ममदानी की माँ जो न्यूयॉर्क के मेयर है। तो बहरहाल नाज़रीन, उसके बावजूद भी हिंदुस्तानी हुकूमत ने कह दिया है कि ये सिर्फ बकवास है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो बहरहाल अब आप देखिए इसमें ज़र्फ होना चाहिए। अब वज़ीर आज़म बरतानिया है, और स्टारमर की बात मैं कर रहा हूँ, उनका एक साबिक़ वज़ीर फ़िनांस और साबिक़ सफ़ीर मुतय्यना अमेरिका, और मेडल्सन उसका नाम है, पीटर मेडल्सन। और ये पीटर मेडल्सन या ना इधर का है ना उधर का है, बीच अदर का है। अब आप समझ के होंगे किसका है। तो कहने का मतलब ये है कि उनके शौहर भी है, ये मर्द रहते हुए भी शौहर रखते हैं। तो बहरहाल उनके शौहर हैं जिनकी उम्र इनसे 27 साल कम है। तो बहरहाल जवान शौहर मिला है, और ये बूढ़ा जो है वो भी एप्स्टीन फाइल्स में उसका नाम आया है। और आपको ये भी बता दें कि उसने तकरीबन 75,000 पाउंड एप्स्टीन से वसूल किए थे, ये बात मालूम हो गई है। और इसके बाद उसने मेंडलसन ने इस्तीफ़ा दे दिया है लेबर पार्टी से, अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए। चलिए बहरहाल उसने तो अच्छा काम किया, उसके पास कुछ ज़र्फ़ नज़र आया, हालांकि वो ज़र्फ़ वाली कोई चीज़ उसके पास थी नहीं, और थी भी तो उसने उसको नीलाम भी कर दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि अब ख़ुद वज़ीर आज़म जो बरतानिया है स्टारमर, उनके भी इस्तीफ़े की पेशकशी की जा रही है, और ये कहा जा रहा है कि इस मरतबा बरतानिया की जो वज़ीर आज़म होगी वो शबाना महमूद होगी, जो पहली मुस्लिम वज़ीर आज़म हो सकती है बरतानिया की। आपने स्टीफन की जो बात की है, रिपोर्ट उसकी बात की है, मैंने हाँ जी मैंने देखा है कि उसका कई ममालिक के वज़रा इस्तीफ़े दे रहे हैं, और आला ओहदों पर फायज ओहदेदार भी इस्तीफ़े दे रहे हैं, यानी अखलाकी जिम्मेदार कबूल करते हुए। जब आप होंगे तो दे रहे हैं ना। जी हाँ, जी हाँ, नहीं तो क्यों देंगे बताइए आप। जी जी, जिनके पास ज़र्फ़ है वो दे रहे हैं, जी हाँ, जिनके पास ज़र्फ़ नहीं है वो उसकी तरदीद कर रहे हैं। और आपने कहा है कि हिंदुस्तान पहली मुस्लिम खातून होगी जो बरतानिया की वज़ीर आज़म होगी, शबाना महमूद जी। ये मैं समझता हूँ कि अगर ये होता है तो अच्छी बात है। हमने देखा कि एक मुसलमान मेयर बन सकता है, तो दूसरी जानिब इंग्लैंड बरतानिया में एक मुस्लिम खातून वज़ीर आज़म बन सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह के फ़ैसले होने चाहिए। देखिए मज़हब की बुनियाद पे नहीं देखना चाहिए, काबिलियत देखी जाती है, काबिलियत की बुनियाद पे देखनी चाहिए यहाँ पर। जी 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 जी। तो मैं समझता हूँ कि शायद हिंदुस्तान के चंद लोगों को ये नागवार भी गुजरेगा जो हिंदुत्व तंजीमें हैं, क्योंकि उन्होंने पहले तो उन्हें एक न्यूयॉर्क शहर का मेयर एक मुसलमान बनने पर बहुत तकलीफ हुई थी। जैसे ही वो इस रिपोर्ट में जी जी उनका नाम आया तो उनका मजाक उड़ाना शुरू किया गया था। अब देखना ये है कि उन्होंने हिंदुस्तानियों ने जिस तरह से उनका मजाक उड़ाया है। आपने बताया कि हिंदुस्तान के 6 लोग भी, 6 या उससे ज़्यादा लोग भी हैं, मगर उनके बारे में किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई आज तक। नहीं भैया साहब, आप देखिए कि ऋषि सोनिक जो थे, आप देखेंगे कि किस तरह हिंदुस्तानी निजात हैं, और उन्होंने बरतानिया का वज़ीर आज़म बनाया गया था। हिंदुस्तानी निजात हैं, अच्छा काम किया था। फिर उसके बाद फिर उनको मजबूरन इस्तीफ़ा देना पड़ा। अब सादिक खान जो मेयर हैं लंदन के, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब और आप ये कहा जा रहा है कि वो भी हो सकते हैं आगे बहुत तरक्की करें। अब जैसा महमूद ममदानी है, ट्रंप की जगह भी ले सकते हैं, कई ऐसी चीज़ें हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है, मुमकिन है, हर चीज़ मुमकिन है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वहाँ के लोगों ने इतनी मुखालिफत के बावजूद भी उन्हें ज़ोहरान का इंतखाब किया, बहुत बड़ी बात है। अब बरतानिया में जो मिसाल पेश की जा रही है, इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में भी मुसलमानों की ज़्यादा आबादी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो। अब देखिए जब से मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है, पहले में आदमी चंद साल माइनॉरिटी मिनिस्टर था एक मुसलमान, मुख्तार अब्बास नकवी। इसके बाद से आज तक माइनॉरिटी मिनिस्टर नहीं है, ना माइनॉरिटी के बजट में इजाफा किया। और इस तरह से आज तक कभी किसी मुस्लिम उम्मीदवार को रुकन पार्लियामेंट का टिकट नहीं दिया।
तो ये इस तरह की जो पॉलिटिक्स है ये ख़त्म होनी चाहिए। हम देखेंगे, हमने देखा है कि हमने बार बार बात की है, हिंदुस्तान की तहरीक आज़ादी में मुसलमानों में ने भी अहम रोल अदा किया है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के हुक्मरान सिर्फ़ और सिर्फ सियासी फ़ायदा उठाने के लिए मुसलमानों को हाशिए पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अच्छाइयों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई अच्छा तरक्की भी करता है, अब एक छोटी सी मिसाल है, अब जम्मू कश्मीर ले लीजिए, अब डॉक्टर MBBS में दाखिले की बात, जी हाँ जी हाँ। आप बताइए कि क्या जो बच्चे दाखिले ले चुके थे, क्या इसका वो गैर जुर्म दस्तूरी था? वो नहीं, नीट की बुनियाद पे लिए नीट की थे। बुनियाद पे लिए जी थे, हाँ। नीट देख रहा था वो सब। जी जी जी। ऐसा नहीं है कि रियासती हुकूमत जी जी। के जो चीफ मिनिस्टर मुसलमान है उन्होंने मुस्लिम बच्चों को भर लिया, ऐसा नहीं था। नीट निगरानी कर रहा था वहाँ पर, नीट की कवायद के मुताबिक वहाँ पर हुआ था। लेकिन हमने देखा कि उस कॉलेज का मुसलमान को दाखिला मिलने के, मुस्लिम बच्चों को दाखिला मिलने के, उस कॉलेज का रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दिया गया और उसका भी जश्न मनाया गया। तो बड़ी अफसोस की बात है। वैसे भी नाज़रीन, एक और खबर की जानी अब लिए चलते हैं और आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान में फ़िरका परस्त दरिंदों ने नफरत का जहर किस तरह घोल दिया है। आप उसकी बेहतरीन मिसाल है मोहम्मद दीपक। उत्तराखंड के रहने वाले दीपक कुमार हैं और उन्होंने एक 72 साल मुस्लिम ताजिर मोहम्मद वकील को बजरंग दल के गुंडों से बचाया था और कहा, बजरंग दल के गुंडों ने जब उनसे कहा कि तेरा नाम क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैं मोहम्मद दीपक हूँ। तो आपको बता दूँ कि मोहम्मद दीपक इंसानियत की जो उन्होंने खिदमत की है और हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब को बचाने, हिंदुस्तान की इंसानियत की पर मबनी तहजीब को बचाने की जो कोशिश की है, उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। उनके जिम में, वो जिम के मालिक हैं, उनके जिम में आपको बता दूँ कि 150 लोग कसरत के लिए करने आते थे, यानी जिम में आते थे, एक्सरसाइज करने के लिए आते थे। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने एक मुस्लिम की मदद की, एक मजबूर और बेबस ज़ईफ़ शख्स की मदद की, तो आपको बता दूं कि अब उनके जिम में जो आते हैं एक एक्सरसाइज करने वाले, उनकी तादाद 150 से घटकर 15 हो गई है। ठीक है, चलिए, उन्होंने कहा कि ये तो होना ही था, लोगों को मोहब्बत पसंद नहीं है, लोग नफरत चाहते हैं या डर के मारे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फ़िरका परस्त दरिंदों से, फ़िरका परस्त तंजीमों से खौफ के मारे वो उनसे दूर हो रहे हैं। लेकिन एक बात ज़रूर है कि पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने, आपको बता दूं, बिहार से इसका ताल्लुक़ है। और ये शख्स जैसे ही देखा है कि मोहम्मद दीपक के फॉलोअर्स की तादाद में ज़बरदस्त इजाफा हो गया है, तो इसके दिल में हसद जलन पैदा हो गई और उसने एक वीडियो वायरल कर दिया और जिसमें वो नोटों की गड्डियाँ लिए हुए और कहता है कि अगर कोई मोहम्मद दीपक को कत्ल करेगा तो मैं इसे 2 लाख रुपए दूंगा, अगर उसे वापस सनातन धर्म की तरफ लाएगा तो मैं इसे 2 लाख रुपए दूंगा। तो बहरहाल दीपक कुमार पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं, यानी मोहम्मद दीपक पुलिस में शिकायत दर्ज करते हैं और फिर पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है, बिहार पुलिस। देखिए, मैं समझता हूँ कि इस तरह के जो हालात हैं हिंदुस्तान में बहुत खतरनाक है। समझ में नहीं आ रहा है जी, क्या सियासी कायदीन को, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए या फिर सियासी फ़ायदा उठाने के लिए हिंदुस्तान को आग में झोंक रहे हैं। आप बताइए कि क्या हमारे पास सिर्फ हिंदू मुस्लिम एक मसला है? दुनिया के एजुकेशन कोई मसला नहीं है, बेरोजगारी कोई मसला नहीं है, माशियत की घटती हुई जो हालत है वो मसला नहीं है, तालीमी पसमानदगी वो मसला नहीं है। इस पर गौर करने, यहाँ पर नई नई हिकमत अमली तैयार करते हुए टैलेंट रखने वालों की हौसला अफजाई करने के बजाय मुल्क को हिंदू मुस्लिम के दलदल में ढकेला जा रहा है। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। और इसी गलत के बाद के साथ हम आपको बताते हैं कि किस तरह के हालात हिंदुस्तान में पैदा हो रहे हैं और नफ़रत की जो बाज़ार है वो वसत इख्तियार करते जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए, नफ़रत का मुकाबला सिर्फ मोहब्बत से किया जा सकता है, जाहिलियत का मुकाबला सिर्फ तालीम से किया जा सकता है। और याद रखिए, जब तालीम याफ्ता होंगे हिंदुस्तानी तो फिर समझेंगे कि तालीम याफ्ता होने भी कहाँ दिया जा रहा साहब। जम्मू कश्मीर का कॉलेज का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया गया है। जी हाँ, जी हाँ। क्या आप बताइए, क्या जुर्म था उन लोगों का? क्या तालीम रैंक हासिल करना गुनाह है? अजी, जम्मू कश्मीर का जो मेडिकल कॉलेज था वो बंद होने पर बाजे बजाए गए, नाचे वही गए। बता रहा हूं मैं आपको, क्या रैंक हासिल करना भी जुर्म? आप बताने एक तरफ के तालीम हासिल करना चाहिए, तालीम हासिल करने तो फिर आपको कॉलेजेस बंद कर दिए जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। इंशाल्लाह क्या तालीम हासिल कीजिए, लाख रुकावटें आएंगी लेकिन उन रुकावटों को आप पार करेंगे, यही मेरा यकीन है, यही मेरा ईमान है। बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर खैर इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज अहमद और मेरे साथी नईम मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।